नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात लाया है आपके लिए हमारे झांसी जनपद के दिग्गज नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी जिले के सबसे दिग्गज नेता और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अनुराग शर्मा जी, जो कि हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर आसान भाषा में कहें तो झांसी ललितपुर के सांसद। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं हम आपका चैनल में। नमस्कार साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। सर, हम जनमानस के कुछ कोरोना से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ के सबसे बड़े अभी जनप्रतिनिधि हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहली लहर थी वो थी पर उतनी ज़्यादा भयावह नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो दूसरी लहर जो आई है वो बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी ले ली है उसने, तो काफ़ी ज़्यादा ये भयावह रही है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली लहर में क्योंकि एक तरीके से लॉकडाउन भी था, लोग ज़्यादा सतर्क थे, लोगों में घबराहट थी और लोगों में एक भय सा था क्योंकि हम कोई इस डिज़ीज़ के बारे में जानते नहीं। तो जब हमारा पीक हुआ, तो पीक होने के बाद जब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, विशेष रूप से युवाओं में, कि उनको इस पीक से कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं और घर भर में जो वृद्धजन थे, 60 साल से ऊपर थे, उनको फ़र्क पड़ रहा था, तो वो बेचारे अपने घर में ही बैठे रहे। बाकी तो फिर देश जब अनलॉक होने लगा तो लोगों ने ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग रखी। और बात हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि ये वायरस है, ये भी एक जीवित कीटाणु है। इसको अगर इसने होस्ट को ही मार दिया तो ये खुद ही मर जाएगा, तो ये भी अपना नेचर बदलता है। तो इसको म्यूटेशंस कहते हैं, जो आप लोग अभी नए सुन रहे हैं शब्द, वो है म्यूटेशंस। तो वायरसेस कोई आज तक जितने भी दुनिया में आए हैं, मेरे ख्याल से खाली एक इबोला है जो वर्चुअली वाइप्ड ऑफ हो गया, क्योंकि उसकी डेथ रेट है 90%। तो 90% लोग जिनको इबोला होता है वो मर जाते हैं। तो इबोला का ट्रांसमिशन ही नहीं हो जाता जब होस्ट ही मर गया। तो इस केस में इस वायरस ने म्यूटेट किया और ये जो डबल प्रोटीन डबल स्पाइक वायरस आया है, इसने जो अभी एक तरीके से मैं कहूँगा आतंक मचा दिया पूरे देश में, तो इसका बहुत देश को, समाज को नुकसान हुआ। सांसद जी, जो पहली लहर थी उसमें हम देखें तो मेन जो दो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उभरी थी। वो पहली थी एक तो कि प्रवासी मजदूर जो थे वो पलायन कर रहे थे और अपने घरों पर उनको घर पर पहुंचाना, उनको इलाज देना, उनकी जांच कराना। और दूसरी थी कि हमें जो हमारे लोग हैं मजदूरों को छोड़ के, प्रवासी मजदूरों को छोड़ के, उनकी जांच कराना, उन्हें उपचार पहुंचाना। लेकिन दूसरी लहर में जहाँ तक देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या नहीं रही है। तो मेन समस्या थी लोगों को उपचार पहुंचाना, उनकी जांच कराना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सरकार की सेवाएं थी वो विफल दिखाई दी। लोगों ने काफ़ी परेशानी झेली और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई लोगों को। तो इसका क्या मेन रीज़न रहा? इसमें आपको दो चीज़ें माननी चाहिए। जो पहली बार ये हुआ और लॉकडाउन हुआ, प्रवासी भाइयों को वापस जाना पड़ा और वो अपने घर के लिए चल दिए। तो सरकार को विशेष रूप से मेरे ख्याल से 4800 स्पेशल ट्रेनें चलाकर उनको घर पहुंचाया। भाजपा के हमारे सारे विधायकों ने, हमारे सारे नेताओं ने, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ने, हम लोगों ने सबका भोजन और इन चीज़ों की व्यवस्था की थी। इस बार जो आपका कहना ये है कि जो उसका आतंक मचा है और विफल रही है, तो विफल मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूँगा, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब पहली और दूसरी लहर अमेरिका जैसे देश में भी आई, तो वहाँ पे भी लोग एम्बुलेंस में और वहाँ पे भी लोग सड़कों पे लेटे हुए थे और वहाँ पे भी ऑक्सीजन दिया जा रहा था। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अ सुपर पावर वॉज बॉट टू इट्स नीज। ठीक, शॉर्टेज वहाँ पे भी डॉक्टर्स की रही, शॉर्टेज वहाँ पे भी हॉस्पिटल बेड्स की रही, शॉर्टेज उनके वहाँ भी टेस्टिंग की रही। जब इस देश में एक ही RT-PCR की लैब नहीं होती थी, आज आपके पास 29-30 लाख टेस्ट होने लगे हैं इस देश में। झांसी में हम लोगों ने, किसी ने RT-PCR का नाम नहीं सुना था। RT-PCR लैब सेटअप करने के लिए BL3 लेवल लैब तक थी, बायो लेवल हैजर्ड 3। दिस मीन्स कि वहाँ से वायरस जो आपके शरीर से लिया जाता है वो लाइव वायरस है। आपका RT-PCR टेस्ट होता है,
तो हम जो वायरस निकालते हैं वो टेस्टिंग के लिए जाता है। वो टेस्ट आप जब कराते हैं तो लाइव वायरस है वो भाई, वहां से उड़ के किसी के पास चले ले जाए तो संक्रमित होगा कि नहीं होगा, और जो बेचारे टेस्ट कर रहे वो होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बायो लेवल हैजर्ड 3 लैब्स कहाँ थी इस देश में? झांसी के तो आसपास भी कोई नहीं थी। आज आपके पास झांसी में है, जालौन में है। कल ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करा कि साहब हम ललितपुर में भी खोलना चाहेंगे। तो इस बार क्योंकि एकदम से वेव आई और कभी भी अपने वहाँ ये नहीं सोचा गया था कि अनुमानित ही नहीं कर सकते थे कि इतने लोग संक्रमित हो सकेंगे, क्योंकि लोगों ने मास्क छोड़ दिया पहनना, पूरे शादी ब्याह होते रहेंगे। तो जब ये सब होता रहेंगे और ये कार्यक्रम बाजार सब तरीके से खुले होंगे और लोगों को डर हट जाएगा, तो ये स्वाभाविक है कि ये इतनी बड़ी पैमाने पे ये होगा। बहुत दुख की बात है, बहुत दर्द होता है इस बात को कहते समय कि हमारे वहाँ, जबकि हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल के लोगों ने, टेक्नीशियंस ने, सब जनों ने बहुत सेवाएं दी, पर इस देश की इतनी बड़ी आबादी है तो कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़, 70 साल से इस देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल के लिए नहीं बनाया गया था, और विशेष रूप से महामारी के लिए तो किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। किसी भी देश में आज तक महामारी के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। पर हमने कोशिश करके झांसी में, जहां महामारी कोविड के नाम से 100-200 मैक्सिमम पेशेंट्स कभी रहते थे, वहाँ हज़ारों की तादाद में दिन में निकल रहे थे, हज़ारों की तादाद में लोग बिस्तर मांग रहे थे। तो अपने पास 10-20 बेड्स की होते थे, आज हम उसको 2400 प्लस बेड्स पे लेके गए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड बेड्स करवाए। लिक्विड ऑक्सीजन जिसका प्रयोग ही नहीं होता था, मैं झांसी में कभी पूछ लूँ तो 4 फैक्ट्रियाँ लकीली हमारे पास थी, और उनका कभी मेडिकल कॉलेज में तो जाता ही नहीं था। प्राइवेट डॉक्टर्स कितना लिक्विड ऑक्सीजन लेते होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर भैया भेज दो। आज कितनी डिमांड हो गई थी, दिन के सैकड़ों सिलेंडर्स लगने लगे थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में ये फैला, लोगों ने सावधानी नहीं बरती, और इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी महामारी के लिए कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर तीसरी वेव भी आएगी, आशा करते हैं कि नहीं आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोज़ डेवलप कर रहे हैं, रोज़ बढ़ा रहे हैं। हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं कि बच्चों में अब फैलेगा, इस बार युवाओं में आया तो अब युवाओं के बाद हो सकता है ये वायरस म्यूटेट करे, बच्चों में जाए। तो इतने आप डॉक्टर्स कहाँ से ले आएंगे, गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ से आप पीडियाट्रिशियंस ले आएंगे जो बच्चों की विशेष ध्यान रखेंगे? पीडियाट्रिशियंस तो सीमित ही हैं, उतने ही लोग रहेंगे, और बच्चों के लिए आपको आज से ही आईसीयूज क्रिएट करने पड़ेंगे, तो कितने कर लेंगे आप? सांसद जी, जब पहली लहर आई उसके बाद सरकार ने इंतज़ाम किए और उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, बट फिर भी हमें ये काफ़ी जो हमारे देश के जाने माने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि वैक्सीन बना रहे थे, और काफ़ी लोगों ने हमें इस चीज़ से आगाह किया कि जो दूसरी लहर आने वाली है वो काफ़ी भयावह आने वाली है। तो उस स्पैन ऑफ टाइम में, 1 साल में, ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी जो सरकार ने की कि अब जो दूसरी लहर आने वाली है उससे हम अपनी तैयारी कर लें? देखिए, मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी हमने जो तैयारी करी थी, क्योंकि वो एक नई वैक्सीन का डेवलपमेंट 9 महीने के अंदर हो गया था। वैक्सीन डेवलपमेंट नॉर्मली सालों लेता है, डेकेड्स भी ले सकता है, दशक भी ले सकता है, पर इस बार 9 से 11 महीने के अंदर आपके पास वैक्सीन तैयार हो गई थी। वैक्सीन लगाने लगे। आज भी आप स्थिति पूछ लीजिए मेरे से, आज झांसी में युवाओं को वैक्सीन की कभी कभी कमी पड़ती है, बिकॉज वो सचेत हैं और लगाना चाहते हैं। वृद्ध लोग जाके वैक्सीन लगाने के लिए इच्छुक हैं और लगा रहे हैं। जितनी झांसी में कोटा आता है शहर के अंदर, वो सारी वैक्सीन लग जाती हैं। पर मैं आज गया रजावन गांव तालबेट के बगल में ही है, 8 किलोमीटर अंदर, मैं वहाँ होके आया हूँ। वहाँ एक जने ने वैक्सीन नहीं लगा रखी थी। वहाँ हम अपील करते रहे लोगों को, इतना मैंने कहा कि भैया आ जाओ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने वैक्सीन लगा लीजिए। विधायक जी ने कहा, विधायक जी को वैक्सीन लग चुकी, सबने बात करी,
तब बड़ी मुश्किल से बाहर निकले कि अच्छा वैक्सीन लगवा लेते हैं। कि लोगों ने इतनी गलतफहमी वैक्सीन के बारे में, उल्टे सीधी व्हाट्सएप्स कर करके, फेक डॉक्टर्स की न्यूज़ ये सब बनाकर, अगर हम जो वैक्सीन पहले लग रही थी ये सब लोग लगा रहे होते, इस देश में 11% वैक्सीन वेस्टेज हुई। क्यों हुई है? कि आपने शीशी खुलवा ली और आपने मना कर दिया कि मैं अब वैक्सीन नहीं लगाता, या आप वैक्सीन लगाने नहीं गए। बहुत दुर्भाग्य। विदेशों में ये वैक्सीन 2000 से 5500 रुपए की लगी, यहाँ पे हम आपको फ्री की लगवा रहे हैं और बुला रहे हैं हाथ जोड़कर कि भैया आ जाओ वैक्सीन लगवा लो, तो लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जाते। क्यों ऐसा हो रहा है कि इस देश में, दिल्ली में, झांसी में, बड़े शहरों में लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? इनके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो गांव में किसी ने भ्रम फैला दिया, और जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है वो खुद ही जानते हैं आप लोग कौन है। हाँ, मुझको उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने भाजपा की वैक्सीन कर दी। अरे भैया, भाजपा की कैसे वैक्सीन हो सकती है? वैक्सीन तो साइंटिस्ट ने इजाद की थी। इजाद आपकी हिंदुस्तान की वैक्सीन, आप जाइए लगवाइए। पर आप खुद ही जब ऐसे भ्रम फैलाएंगे, फिर लोगों में डर बैठाएंगे, तो आदमी तो वैक्सीन लगाएगा नहीं। मुझको आज को सबको ये पूछना पड़ा कि बचपन में पोलियो का टीका, पोलियो की ड्रॉप्स ली? हाँ, सब ली। ECG का टीका लगाया? लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि माँ कान पकड़ के ले गई थी, पीडियाट्रिशियन के पास आप जाके खड़े हो गए थे, आपको लगवा दिया। अब जब आप खुद जा सकते हैं, आप बड़े हो गए हैं, तो क्यों नहीं लगवा रहे? उस समय वैक्सीन का कोई हर्जा हुआ आपको? नहीं हुआ ना, जान नहीं बची। सांसद जी, हम जैसे देखते हैं कि आपका झांसी भी पूरा क्षेत्र है, उसके बाद आपका ललितपुर में भी दूर दूर तक सारा क्षेत्र है, तो काफ़ी क्षेत्र जो है वो आपके अंडर यहाँ पर आता है। तो काफ़ी लोगों ने जो है आपसे आपको अप्रोच करने की कोशिश तो की ही होगी, और इतना ज़्यादा लोग समस्याएं लेके आपके पास आए होंगे इस कोरोना काल में कि मुझे लगता है कि आप खुद भी रातों रात सोए नहीं होंगे। तो ऐसा मतलब किस तरीके से आपने उन समस्याओं को हैंडल किया और लोगों को राहत पहुंचाई? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं राहत पहुंचाने में। एक तो तत्कालीन ज़रूरत होती है। तत्कालीन मतलब किसी के घर में इमरजेंसी है, किसी को अभी तुरंत बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो वो लोग, क्योंकि मेरे नंबर सार्वजनिक हैं, लोग अक्सर मेरे को खुद ही फ़ोन करते हैं, तो हम लोग 12-2 बजे रात तक तो फ़ोन रिसीव कर ही रहे थे। और जहाँ जहाँ लकीली अपने प्रदेश में योगी जी ने कहा था, तो इसलिए हमारे वहाँ सब जगह इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स बने हुए थे। और झांसी में हम सब जगह बोर्ड लगवा रखे थे कि कितने आपके पास वेंटिलेटर्स हैं, कितने बाईपैप्स हैं, कितने ये हैं, कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। तो उस कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ हम लोग हमेशा संपर्क में रहते थे, डॉक्टरों के साथ संपर्क में रहते थे, जितने मैं मदद कर सका कर। हर बार बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो लोगों को बाहर भी लेटा के कभी कभी ऑक्सीजन देना पड़ा, तो वो भी करवाया। इसके अलावा मैं प्रॉबली इधर का बुंदेलखंड का सबसे बड़ा न्यास भी चलाता हूँ, ट्रस्ट। तो हमने ट्रस्ट के माध्यम से बहुत लोगों की मदद करी। वो थी दवाई वितरण में, दवाई हमने बहुत जगह वितरण करी। अभी आयुष काढ़ा हमने पिछली बार भी करा था, इस बार मैंने खुद ही अभी 1 करोड़ से ऊपर का आयुष काढ़ा, बाईपैप मशीन्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन चेक करने वाली मशीन्स, ये यंत्र भी दिए हैं और ये हम वितरण करवा रहे हैं, विशेष रूप से कि ये गांव तक पहुंचा दें। बाईपैप मशीन्स को छोड़ के, बाईपैप मशीन खाली एक टेक्निकल आदमी चला सकता, तो ये अब पहुंच रहे हैं, उनको दिए गए हैं। अब आशा करते हैं कि और भी लोग ऐसे काम में मेरा कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनमें एक तरीके का लोकलाइज छोटे से ICU जैसा एक वार्ड बन जाए, तो जहाँ पे जैसे ही आदमी को थोड़ी दिक्कत आती है तो वहाँ का वहीं पे हो जाए। दूसरा, मैंने गवर्नमेंट से आग्रह किया है और बहुत हद तक ये सफल भी हो रहा है कि गवर्नमेंट इसके लिए हमको लोकलाइज टेस्टिंग और बढ़ा लें। अब हम गांव में जा के टेस्ट करा रहे हैं। बहुत सारे गांव में कोरोना के लोग निकल रहे हैं और बहुत सारे गांव में नहीं निकल रहे। तो जो गांव कोरोना मुक्त हैं उनसे कह रहे हैं कि आप अभी भी सचेत रहिए, लोगों से दूरी रखिए और जिस तरीके से आप अभी रह रहे थे वैसे ही रहिए। और जिन गांव में निकल रहे हैं उनको तुरंत PHCP और डॉक्टर्स भिजवा के वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी चेक हो जाए और दवाई मिल जाए। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप जितनी जल्दी आप कोरोना बीमारी को पकड़ लेंगे,
और आप दवाई शुरू कर देते हैं तो आपके चांसेस रिकवरी के, आपके वापस ठीक होने के बहुत बढ़ जाते हैं। सांसद जी, जैसे हमने देखा मुख्यमंत्री झांसी जनपद में आए थे और उन्होंने अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सबसे मुलाकात की, तो ऐसे ही वो और भी जिलों में जा रहे होंगे, तो इतना सब कुछ लोगों के बीच में जाके उनका मिलना और जनप्रतिनिधियों से उनको मतलब सचेत कराना और जायज़ा लेना सब कुछ, क्या आपको लगता है कि ये अब जो है कोरोना महामारी को थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा? बिल्कुल आएगा। मुख्यमंत्री जब जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, अधिकारियों का काम चेक करते हैं, उसके अलावा जब हम लोगों जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो जो जनता की आवाज़ है हम उनको बताते हैं। तो कल ही जैसे वो आए झांसी में तो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने पूछा सांसद जी क्या करवाएंगे, तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि भाई साहब झांसी में एक 500 बेड की मेरे पास फैसिलिटी तैयार है, तो अगर वो 500 बेड की फैसिलिटी तैयार है तो उसको मैं पूरा का 3 महीने के अंदर चालू करने की हालत में रह सकता हूँ। आपसे बस इतना ही आग्रह कि आप ये मशीनें और ये पैसा भिजवा दीजिए तो हम मेडिकल कॉलेज के अंदर ही कर लेंगे। ये 500 बेड आप जितनी जल्दी हमको तैयार करवा देंगे उतना हम तीसरी वेव के लिए तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही सारे जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए अलग अलग मांगे रखी, हम सब ने उनको बताया और बहुत सारी चीज़ों पे वो अमल करके गए और बहुत सारी चीज़ों पर शौर करके गए कि कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी चालू करके लेके आया जाए। सांसद जी, हमने देखा जब मुख्यमंत्री जी आए तो मतलब जहाँ तक देखा जाए कि दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो तो एज अ पब्लिसिटी स्टंट भी अगर उसके खिलाफ जो भी यहाँ पर हो रहा है, मेडिकल में कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर को लेकर या फिर जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट हमने ये देखा कि भाजपा के ही विधायक मुख्यमंत्री के सामने खड़े नजर आए। उन्होंने प्रशासन और जो भी मतलब ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में फिर सच्चाई तो होगी कुछ ना कुछ की जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं और बाकी लोग हैं, ये कालाबाजारी में बहुत ज़्यादा लुप्त हो चुके हैं? मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा, पर हाँ लोगों ने करा। और बहुत ही दुख की बात है कि महामारी के समय आपने ये मौका इस्तेमाल करा और इंसानियत के खिलाफ आपने ये चोरियां करी, लोगों को गुमराह किया। और ये सिर्फ झांसी में तो नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने में कांग्रेस रूल स्टेट्स में हुआ, कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने में नकली दवाइयाँ बम्बई में पकड़ी गई, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। तो जब इस तरीके के लोग हैं तो सबको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। और जो हमारे विधायकों ने इस बातचीत को कहा वो उनका दुख दर्द, भाई जब ये हुआ ही है और सत्य है और जब पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा ही है तो ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने इसलिए ले आई गई कि उन पे कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए। आप सांसद जी जनमानस से, जनता से, हमारे अधिकारियों से, हमारे खरी बात चैनल की ओर से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, कृपया करके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन से आपको कोई हर्जा नहीं हो सकता और अगर आपको वैक्सीन एक बार लग गई तो आपकी जीवन एक सामान्य रूप से गुजर सकता है। और अगर कोरोना कहीं से भी हो गया, वैसे तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, पर अगर हो भी गया तो कभी जानलेवा नहीं निकलेगा। दुनिया भर के आंकड़े कहते हैं कि लेस देन 0.002%, मतलब 1 लाख में प्रॉबली 2 लोग को बहुत सीरियस कोरोना होता है जिनको वैक्सीन लग गई। तो जब ऐसे आंकड़े आपके सामने हैं, प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, मास्क पहनिए, इतना ही तो करना है। इससे ज़्यादा तो आपको कोई ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। भाई घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे हम जंग लड़ने के लिए नहीं कह रहे, आपसे इतना ही कह रहे हैं कि घर रहिए, वैक्सीन लगाइए, जंग करिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार आपको ये सारी सुविधाएं फ्री में दे रही है, इस्तेमाल करिए। चलिए, धन्यवाद करते हैं हम झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा जी का। और बहुत बहुत हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि जिस तरीके से हमें एक इतने पढ़े लिखे और दिग्गज नेता हमारे एरिया में मिले जो कि लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और कोरोना में निरंतर उन्हें सहयोग किया है लोगों का और उपस्थित रहे हैं।
आज के साक्षात्कार में हमारे साथ थे झांसी ललितपुर सांसद पंडित अनुराग शर्मा जी, जिन्होंने कोरोना के बिंदुओं पर हमसे बात की। उन्होंने कोरोना की दूसरी भयावह लहर के दौरान झांसी की स्वास्थ्य सेवाओं को विफल तो नहीं माना, पर अपर्याप्त जरूर माना। उन्होंने बेबाकी से ये स्वीकार किया कि झांसी में जहां सरकार और वह सभी मानवता की सेवा में लगे थे, वहीं कुछ इंसानियत के दुश्मनों ने शर्मसार करने वाले कार्य भी किए हैं। दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को की गई शिकायत पर उन्होंने भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाने की मांग की है। सांसद जी ने विपक्ष पर जीवन रक्षक कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि जहां झांसी में वैक्सीन लगवाने की भीड़ उमड़ रही है, वहीं ललितपुर के गांव में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पंडित विश्वनाथ शर्मा न्यास द्वारा दवाइयां, आयुष काढ़ा, बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर व अन्य मशीनें मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ललितपुर में टेस्टिंग रिपोर्ट की व्यवस्था कराने, झांसी में 500 बेड के अस्पताल को शीघ्र तैयार करने एवं ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी व पीएचसी में आईसीयू जैसे वार्ड बनाने की मांग की है। फिर मिलते हैं आपके किसी स्थानीय शख्सियत के साथ कोरोना के विषय में एक और साक्षात्कार लेकर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी मीरा राय के साथ।